आज की इस वीडियो में भाग 3 का जो आर्टिकल 12 और 13 है उस पर हम चर्चा करेंगे। अब समझना है कि आर्टिकल 12 क्या है। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दिया हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दिया हुआ है। अब राज्य की परिभाषा तो आर्टिकल 366 में भी है। मैं कंपेरिजन कर रहा हूँ। आर्टिकल 366 जो है उसमें कई परिभाषा वाला आर्टिकल है, जिसमें आपको जीएसटी का परिभाषा मिल जाएगा, राज्य का परिभाषा मिल जाएगा, एंग्लो इंडियन का परिभाषा मिल जाएगा। तो वहाँ पे जो राज्य का परिभाषा दिया हुआ है वो ये दिए हुआ है कि जहाँ जहाँ विधानसभा है वो सब राज्य है। आर्टिकल 366, ठीक है। तो उसके हिसाब से तो जो केंद्र शासित प्रदेश जहाँ विधानसभा है उसको भी राज्य मान लिया जाएगा। खैर, जो आर्टिकल 12 में जो राज्य का परिभाषा है उसका कंडीशन अलग है, ध्यान रखिएगा। यहां पे राज्य का मतलब सरकारी तंत्र से है, सरकारी तंत्र से आर्टिकल 12 में। और सरकारी तंत्र का मतलब क्या है? यहाँ केंद्र सरकार की जो केंद्र की जो सरकार है, संसद है, राज्य का जो विधानमंडल है, सरकार है, जिला स्तर पर जो व्यवस्थाएं हैं जैसे नगर पालिका, ये सब राज्य के परिभाषा के अंतर्गत आता है। आप जब उसके आर्टिकल्स को पढ़ेंगे, भारतीय संविधान का आर्टिकल एक्ट रखिएगा, उनमें इन सब शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे केंद्र की संसद और सरकार, प्रांत की विधानमंडल और सरकार, स्थानीय संस्थान जैसे नगर पालिका, जिला बोर्ड, कोई भी व्यक्ति या संस्था जो सरकारी सत्ता का प्रयोग करता है, ये सब राज्य का मतलब है आर्टिकल 12 के अनुसार। तो मतलब आर्टिकल 12 के अनुसार राज्य का मतलब सरकारी तंत्र से है, जिसमें इन बिंदुओं को आपको ध्यान रखना होगा। पीटी में भी क्वेश्चन आएगा, यूपीएससी में भी आ सकता है, बीपीएससी में भी आ सकता है, और थोड़ा सा साधारण करके अन्य पीसीएस में भी आता है, तो या अन्य एग्जामों में भी आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या है, आर्टिकल 12 में सरकारी तंत्र से मतलब क्या है, राज्य की परिभाषा से मतलब क्या है कि केंद्र की सरकार और संसद, राज्य का विधानमंडल और सरकार, जिला स्तर पे जो आपका नगर पालिका है, जिला बोर्ड है, ठीक है, और साथ ही कोई भी व्यक्ति या संस्था जो सरकारी सत्ता का प्रयोग करता है, सब राज्य। आर्टिकल 12। आर्टिकल जो 13 है, आर्टिकल 13, देखिए ये जो भी हम आर्टिकल की बात कर रहे हैं आज की इस वीडियो में, उसमें डायरेक्ट आपके अधिकार की बात ही नहीं हो, तो वो आपका आर्टिकल 14 से स्टार्ट होगा। आर्टिकल 13 कहता है कि संसद मौलिक अधिकारों को कम नहीं कर सकती है, न्यून नहीं कर सकती है। उसके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है जिससे कि वो मौलिक अधिकारों को कम करे या न्यून करे। अगर देखा जाए तो लिखता है आर्टिकल 13 में कि संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो मौलिक अधिकारों को कम करता हो या समाप्त करता हो। अगर ऐसा करती है, अगर ऐसा होता है, तो न्यायपालिका है सक्रिय हो जाएगी। और कहते हैं ना कि न्यायिक सक्रियता, इस पे भी हम एक क्लास देंगे आपको। न्यायिक सक्रियता की जो संकल्पना है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 13(2) से ही संकल्पित होता है, संदर्भित होता है। पूछ भी देता है कि इनमें से कौन सा आर्टिकल है जिस आर्टिकल से न्यायिक सक्रियता की संकल्पना संकल्पित होती है, तो आपका आर्टिकल 13(2) उत्तर हो जाएगा। क्योंकि जब आपके मूल संविधान में ये बात लिख दी गई है कि भारतीय संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जिससे कि मौलिक अधिकार कम होता हो, अगर ऐसा कुछ आप बनाते हैं तो उस बिहाफ पे तो न्यायपालिका जरूर हस्तक्षेप करेगी। लेकिन फिर भी इस मसले पे एक डिस्कस होना चाहिए कि क्या मौलिक अधिकार में सही में संशोधन नहीं हो सकता है या फिर हो सकता है, इस पे बात होनी चाहिए। कोई कानून पास करना है तो आप साधारण बहुमत से कर सकते हैं,
लेकिन किसी विषय पर संशोधन करना हो तो साधारण बहुमत से नहीं होगा, वो विशेष बहुमत से होगा। तो ये जानना जरूरी है कि आखिर ऐसे कौन कौन से मामले हैं या फिर ऐसा कौन कौन से निर्णय हैं, कौन कौन से ऐसे केस हैं जिससे यह पता चलेगा कि मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। तो मैं कुछ केस को आपके सामने डील करूंगा। वो है, पहला केस था शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के बीच का एक मामला था 1951 में, जिस मामले में न्यायालय ने कहा था कि मौलिक अधिकार में संशोधन हो सकता है। यस, ठीक है। दूसरा मामला है 1965 का सज्जन सिंह बनाम राजस्थान के मामले में भी न्यायालय ने कहा कि संशोधन हो सकता है। लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक मसला है जो पूछ सकता है पीटी में भी, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 का मसला है ये। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। और इस मामले में न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ मसला चेंज हो गया कि भाई मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता है, ऐसा कौन सा मसले में न्यायालय ने कहा था? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में नो, संशोधन नहीं कर सकते। अब सवाल है कि मूल ढांचे में मौलिक अधिकार में संसद संशोधन नहीं कर सकती है। अगर ऐसा कोई अधिकार है जहां से आपका मूल ढांचा प्रभावित होती है तो बिल्कुल आप संशोधन नहीं कर सकते। मूल ढांचा क्या है? जो आपके प्रस्तावना में जो भी शब्द हैं वो समझिए कि भारतीय संविधान का मूल ढांचा है, उसमें संशोधन नहीं हो सकता। लेकिन इस केस का मसला तो ये है कि आप मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकते। तो फिर क्या हुआ? तो एक नेक्स्ट टाइम में एक संशोधन हुआ, 24वां संविधान संशोधन 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत आर्टिकल 13 में 13(4) जोड़ा गया, जिसमें संसद संशोधन कर सकती है। माने 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत आर्टिकल 13(4) में दिया गया है कि संसद संशोधन कर सकती है। यानी 13(4) जो आर्टिकल है, जो 24वें संविधान संशोधन के बाद जोड़ा गया था, उस आर्टिकल के तहत ऐसा कहा जा सकता है कि मौलिक अधिकार में संसद संशोधन कर सकती है। तो फाइनली एक और केस था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में 1973 का मामला है। इन्होंने फाइनल कह दिया, इस मामले में न्यायपालिका ने ये कह दिया कि हाँ, जो मौलिक अधिकार में उसमें संशोधन किया जा सकता है। और फिर एक और इसमें क्या था कि केशवानंद बनाम भारती बनाम केरल राज्य में 1973 का मसला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। इसमें तो मान लें कि ये बात कहा ही गया कि मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है, और 24वें जो संशोधन है उसको इसमें दोहराया गया। 24वां संशोधन भी यही कहता है कि आर्टिकल 13(4) के तहत के संशोधन किया जा सकता है मौलिक अधिकार के अंदर। मिनर्वा मिल्स भी एक मसला था, 1980 का केस था मिनर्वा मिल्स का। उसमें भी न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। इसमें केशवानंद केस को ही सही माना गया, ठीक है। केशवानंद केस में भी संशोधन की बात दोहराया ही गया है। ले दे के इस 13 नंबर आर्टिकल पे इतना बहस हुआ, इतने केस हैं, इसलिए सारे केस का एक डाटा हम लेकर आए और आप लोगों के सामने स्पष्टीकरण कर दिया कि फाइनली इसी नतीजे पे पहुंचा इतने लंबे लड़ाई के बाद कि मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। अब वर्तमान स्थिति क्या है, उसके कुछ पॉइंट्स हैं, हम आपको बता देते हैं कि वर्तमान में मौलिक अधिकार में क्या क्या हो सकता है, प्रेजेंट स्टेटस क्या है। तो वर्तमान स्थिति यह है कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। दूसरा पॉइंट है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा किया जाएगा। विशेष बहुमत के द्वारा किया ही नहीं जाएगा, विशेष बहुमत के द्वारा ही किया जाएगा। और तीसरा मसला है कि यदि मौलिक अधिकारों में कोई मूल ढांचा पाया गया या पाया जाता है तो मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। मूल ढांचा क्या है मैंने बताया आपको।
ठीक है, तो ये आपका वर्तमान स्थिति है मौलिक अधिकार का। आर्टिकल 13 के अंतर्गत मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अब अगले वीडियो से हम जारी करेंगे समानता का अधिकार, या जो भी अधिकार हैं जो आपको डायरेक्ट दिए गए हैं उन अधिकारों पे बात होगी। तो नेक्स्ट वीडियो समानता के अधिकार पे होगा। बीच बीच में और भी कोई वीडियो हम जारी करते रहेंगे पॉलिटी से, लेकिन ध्यान रखिए कंटिन्यू अब इसके बाद जो वीडियो होना चाहिए वो होना चाहिए समानता के अधिकार पे। ठीक है, और पढ़िए, चिंतन कीजिए। ठीक है, सेट प्रैक्टिस करते हैं, कीजिए, प्रीवियस ईयर पे काम कीजिए। निश्चित रूप से प्रीवियस ईयर पे कमांड आपको काफ़ी बेहतर स्थिति में लेके जाएगा पीटी में। मेरा जो ये डिस्कशन है पीटी में भी काम आएगा, मेन में भी काम आएगा। ठीक है,